जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा मैं जब भी कोई वीडियो लगाऊं तो आप उसे देख सकें, फ़ौरन जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। और मैं बात वहीं से जारी रख रहा हूँ कि मैंने बताया था कि अभी घर से मैं निकला हूँ और मैं रैनफोर्थ एवेन्यू पे जा रहा हूँ जो हमारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। तो मोस्टली मैं पैदल ही चलना पसंद करता हूँ, हालांकि बेटे की गाड़ी है, लेकिन बस को और अंडरग्राउंड ट्रेन को और स्ट्रीट कार को भी अवॉइड करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वॉक करूँ, ब्रिस्क वॉक करूँ। आपको पता है वो सेहत के लिए अच्छी है और गुड है, और कहते हैं दुनिया की जो है वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, बल्कि कहते हैं सबसे अच्छी यही एक्सरसाइज है। बाकी भी सब अपनी जगह पर हैं। तो यहाँ पर अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और मैंने पहले भी कई बार बताया, मेरे हिसाब से तो ये सब ठीक था। यहाँ पर देखें काशन लिखा हुआ है कि हार्ड हेड्स होने चाहिए और सेफ्टी बूट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, उसके बगैर कोई काम पर नहीं जाएगा। ये लिखा हुआ क्लियर, कोई भी हो। यहाँ पर जो है बड़े तरीके से काम होता है। सब कुछ उन्होंने, ये मट्टी जिसमें पड़ी हुई ना, मट्टी तो नहीं है, ये भुरभुरी टाइप की कोई मट्टी है इनकी। तो यहाँ पर मट्टी हमारी मट्टी की तरह नहीं है, देसी मट्टी नहीं है। इनकी मट्टी भी जो है वखरे टाइप की होती है और मुझे लगता है खाद की तरह कुछ है, लेकिन ऐसी मट्टी है जिसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब हो सके। वजह उसकी ये है कि वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि जितना काम उन्होंने किया है, तो चूँकि इसके नीचे भी एक लेवल है जिसे बेसमेंट कहते हैं, वो है, तो भाई इसमें से पानी नीचे तो नहीं जाता। तो अभी इनको पता चल जाए, पूरा काम कच्चा किया हुआ अभी इन्होंने, उसको पक्का नहीं किया, सीमेंट वगैरह नहीं लगाया है। इस तरफ का काम इतना तकरीबन आधे पोर्शन का हो गया और आगे जो है वो उसमें अभी उन्होंने करना है। ये टाइल वगैरह बिछा है, लेकिन टाइल ऐसे, अब देखें यहाँ भी इस तरह के बिछाए हैं कि इस पर आपका पाँव स्लिप नहीं होगा, क्योंकि बारिशें अक्सर होती है। अब देखें रात भी हुई थी, परसों भी हुई थी, यहाँ आपको पानी का एक कतरा भी नज़र नहीं आता। वजह इस तरह ये बनाए जाते हैं, ये पानी का जो है इसमें ये सारा कुछ इंतज़ाम है ताकि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाए। मैं घूम के हमें जाना पड़ रहा है, मैं कहता हूँ अच्छा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। सूरज देखें यहाँ पर इस वक्त है और ये तरह जो है तकरीबन 2 से ऊपर का टाइम हो गया, 2:30 बज गए होंगे या 2:35 हुए हैं, लेकिन सूरज अभी तक यहाँ पर है। और अब नवंबर के दूसरे सैटरडे की रात को जब 12 बजे संडे होगा, तो नवंबर का दूसरे संडे को रात को 2 बजे, मतलब सैटरडे का दिन गुजर जाएगा और रात के जब 2 बजेंगे तो हमारी सारी कनाडा की घड़ियाँ हैं, पूरा जो ईस्ट टाइम है, ईस्टर्न जोन है पूरा, जिसमें अमेरिका के भी बहुत सारी स्टेट्स और आते हैं शहर, और इसी तरह मैक्सिको शामिल है, और उससे नीचे भी चले जाएँ तो काफ़ी है। तो राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, जहाँ पर भी ये ईस्टर्न टाइम जो है उस पर लागू होगा, तो उसमें टाइम जो है वो 1 घंटा पीछे कर दिया जाएगा। वो ही असल जो है वो कनाडा का स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन यहाँ पर मार्च के जो है दूसरे संडे को इसी तरह घड़ियाँ जो है 1 घंटा वो पीछे कर देते हैं। अभी पीछे कर रहे हैं, लेकिन उसमें आगे कर देते हैं, और वो जो है डे लाइट सेविंग टाइम है। तो इस तरह वो 1 घंटा जो है वो सूरज की रोशनी का बचा लेते हैं। अब इसमें डिस्कशंस हो रही हैं, वो कह रहे हैं टाइम को पक्का ही अपने नॉर्मल पर वापस ले आए, ताकि लोग, मौसम कोई भी हो, स्पेशली जब सर्दियां आ जाएं तो भी लोग 1 घंटा पहले उठें, और इस तरह वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और ये टाइम को आगे पीछे करने से लोगों की सेहत पे भी असर पड़ता है, गाड़ियों में एक्सीडेंट होते हैं, आदमी अपनी नींद से डिप्राइव होते हैं। अब देखें ना, अभी टाइम 1 घंटा पीछे करेंगे तो उसमें सारे लोग खुश होंगे, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा वो नींद कर सकते हैं और बच्चे भी 1 घंटा देर स्कूल से जाएंगे। लेकिन यही जब मार्च के दूसरे संडे को टाइम 1 घंटा आगे करेंगे तो फिर सब परेशान होंगे, क्योंकि 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा और ये सारा कुछ होगा। लेकिन उसमें अच्छा है वो शाम का टाइम जो है फैमिली के लिए, और इससे बिज़नेस बढ़ जाता है, लोग शाम को फ्री हो जाते हैं जल्दी। तो जब घड़ियों में 5 बजे होंगे, जबकि ऑफिसेज़ वगैरह मोस्टली सब क्लोज़ हो जाती हैं, आखिरी शिफ्ट भी जो है वो भी क्लोज़ हो जाती है, तो लोग जो है वो फिर उसमें अपने घरों को चले जाते हैं। तो जब वो 5 बजते हैं तो एक्चुअली वो
रियल टाइम के मुताबिक 4 होते हैं, तो काफ़ी पीछे बड़ा दिन होता है। और सूरज जो है वो जुलाई की 21 तारीख को जो रात को तकरीबन 9:30 बजे जो है वो गुरूब होता है। तो 5 बजे से लेके वो 4.5 घंटे का टाइम उनको मिल जाता है, रोशनी होती है, तो उसने घूमना फिरना, फैमिली को टाइम देना और बिजनेसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये जो है डंटोनिया पार्क है, इस वक्त जो है वो लोग कोई है नहीं यहाँ पर, क्योंकि बच्चे मोस्टली शाम को खेलने आते हैं जब उनकी क्लासेस ऑफ हों। यहाँ मैंने देखा लोगों की एक बुरी आदत है, अब ये देखें शॉर्टकट के चक्कर में ये खातून जो है ग्रासी फील्ड के बीच से गुज़र के जा रही है। पिटारों में अगर होती तो इसको जो 11 एक्स्ट्रा ढिल तो मैं दे देता कम से कम, यहाँ पर तो नहीं दे सकता किसी को मैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं होता। मैंने कभी क्रॉस नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। और कुछ जगहों पर तो लोग इतना चलते हैं कि वहाँ बाकायदे वो पगडंडी जो है उसका निशान बन जाते हैं, बट दे डोंट केयर। लेकिन अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। मेरे हिसाब से लिखा होना चाहिए कि प्लीज़ डो नॉट क्रॉस या डो नॉट वॉक ऑन द ग्रासी फील्ड्स। यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये भी फिर बताएंगे नहीं ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, हमारी मर्ज़ी है हम जहाँ से भी जाएँ। ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं क्योंकि ये सामने ये घर हैं। ये देखें कुछ घरों की रेनोवेशन हुई है जो आपको नए और डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन कुछ घर जो है उसको लोगों ने अभी तक छेड़ा नहीं है। और ये घर जो है वो हेलीकॉप्टर जा रहा है इस तरफ से। ये जहाज़ का हमारे रूट है नहीं। कभी कभार जब उस तरफ बहुत ज़्यादा काले बादल होते हैं तो फिर जहाज़ उनको अवॉइड करने के लिए जो है वो, हालांकि वो काले बादल भी हों तो आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया और जहाज़ में ये सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। और पायलट्स को आपको पता ट्रेनिंग आखिर में ये भी दी जाती है, उनके आँखों को जो है वो उनको ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया जाता है और कहते हैं कि सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ करें। सॉरी, ब्लाइंड फोल्डेड नहीं, उनके आगे जो स्क्रीन होता है, डैशबोर्ड समझ लें या जो भी है, जिससे वो विजुअल नीचे देख सकते हैं, उसको वो ब्लैक बंद कर देते हैं, उसको पर्दा लगा के। अब कहते हैं उसके बगैर आप लैंडिंग करें और टेक ऑफ करें। तो इक्विपमेंट सामने स्क्रीन पे सब कुछ आता है, तो फिर उस मदद से उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि कितना भी मौसम ख़राब हो। और हमने कई बार जो है टोरंटो में जब लैंड किया है या टेक ऑफ किया है तो कुछ भी आगे नज़र नहीं आता। कभी कभी बर्फ़बारी हो रही है, कभी कभी अपना जो है रनवे के ऊपर भी बर्फ़ होती है, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता होता है और नीचे का स्टाफ बताता है कि ये बर्फ़ इतनी है कि जब जहाज़ उतरेगा तो वो स्लिप नहीं होगा या स्किड नहीं होगा। फिर समटाइम्स हो भी जाता है, कभी हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। और आपने भी ऐसी लैंडिंग्स और टेक ऑफ देखे होंगे जिसमें जहाज़ जब उतर रहा हो तो बिल्कुल वो झूमता और लहराता हुआ। और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल वो टच डाउन के करीब होता है तो पायलट जो है उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है या वो ख़ुद फील करता है कि मैं जहाज़ को सही लैंड नहीं करा सकूँगा। तो फिर आजकल के जहाज़ों में इतनी ताकत और इंजन्स में होती है कि वहीं से जहाज़ को वापस उठा के ले जाते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। और चक्कर लगाने का एक उनका डेजिग्नेटेड एरिया होता है या नीचे से बताते हैं कि इस जोन में जाकर आप इतनी हाइट पे जो है वो चक्कर लगाते रहें। और अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल तो हो तो फिर वो कहते हैं कि आप अपना फ्यूल जो है उसको डंप कर दें। फ्यूल तो वैसे भी जब एयरपोर्ट पे करीब आते हैं तो जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है उसको वो डंप कर देते हैं, क्योंकि आजकल के सारे ही जहाज़ जो है वो आपको पता है ग्लाइडर्स भी हैं सब। तो अगर ज़ीरो फ्यूल भी हो तो जहाज़ जो है उनको पायलट्स को ये ट्रेनिंग भी होती है कि उसको ग्लाइडर के तौर पे यूज़ करके वो उसको लैंडिंग करवा सकते हैं। और ऐसे कई वाक़यात हुए हैं एविएशन की हिस्ट्री में कि जब कोई इमरजेंसी हुई है और फ्यूल में कभी गड़बड़ हो गई है। एक बार तो ये हुआ था कि आपको पता है कि अभी भी लीटर और गैलन का चक्कर है, तो कहीं पर यूएसए में जो है फिलिंग करते हुए जो कभी कभी उनका जो सिस्टम है जो उनको बताता है कि फ्यूल कितना है उसमें, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कभी कभी वो फ्यूल की टैंक्स में कहीं ना कहीं से कोई लीकेज होती है ज़रा सी भी, तो वो पता भी नहीं चलता पायलट्स को। लेकिन 3 सिस्टम्स होते हैं आपको पता, 3 लेयर जो है वो सिक्योरिटी होती है वार्निंग की। एक इलेक्ट्रॉनिक होती है
और एक जो है वो मैकेनिकल होती है और तीसरी जो है वो मैनुअल होती है। अगर कोई फॉल्ट या प्रॉब्लम आए, और इंजीनियर जो है वो होता है जहाज़ में साथ, ये आपको पता है। और एयर मार्शल्स भी जहाज़ में साथ होते हैं। छोटा जहाज़ है तो एक एयर मार्शल होता है, और अगर बड़ा हो तो उसमें दो दो एयर मार्शल्स भी होते हैं। अगर जो है 380 हो अपना एयर बस का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है, और जिसमें अगर सारी इकानमी हो तो 800 या 700 के करीब भी सीटें जो हैं उसमें वो जो गुंजाइश पैदा हो सकती है। और नॉर्मल जो है वो भी जो है फर्स्ट क्लास भी होता है और बिज़नेस क्लास भी होता है। डबल स्टोरी जहाज़ है और बाकी इकनॉमी होती है। तो इन जहाज़ों का बनना तो बंद हो गया है, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो एमिरेट्स के पास है और सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। लेकिन मोस्टली अब ये हो रहा है कि जैसे ही उन जहाज़ों में कुछ प्रॉब्लम या वो जहाज़ मज़े में नहीं रहते हैं तो उनकी रिपेयर वगैरह कराने के बजाय, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज़ है और रिप्यूटेड हैं, तो फिर उसको वो क्या करते हैं, पैसेंजर्स के लिए बंद कर देते हैं। तो या तो उसको लीज़ आउट कर देते हैं या बेच देते हैं, और फिर वही इतने बड़े जहाज़ जो है, अब कितनी बड़ी स्पेस है, उनको जो है कार्गो के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर आजकल जिस तरीके से वो हमारे जो जहाज़ होते थे पहले 4 इंजन वाले, जो यूएसए का प्रेसिडेंट इस्तेमाल करता है, बोइंग के जहाज़ जो है ना, जो किसी ज़माने में जो है ड्रीम एरोप्लेन्स होते थे, उसमें हमने भी 2-3 बार सफ़र किया था PIA के जहाज़ों में, इस्लामाबाद और कराची के बीच में, और एक बार जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद के भी बीच में। मैंने और वाहिद साहब ने जब लाहौर जाते थे या इस्लामाबाद जाते थे, और मरी घूमने के लिए काफ़ी दफ़ा गए हैं जब जाते थे। तो शुरू में जब हम पहली बार 1982 में गए थे तो उस वक्त भी तो शेख साहब और मैं भी जो है, हमारे ऐसे मतलब इतने ज़्यादा न तनख्वाह थी। शेख साहब के पास थे भी सही, लेकिन वो उसको तो किफ़ायत शारी में चल रहे थे, आगे का अपना बिल्डअप कर रहे थे, और माशाल्लाह वो बिल्डअप करके अब इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि अब वो हो सकता है जहाज़ तो ना ख़रीद करें, लेकिन इतना है कि वो पैसा जो है ठीक ठाक आजकल खर्च करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। और मेरे पे हर वक्त प्रेशर डालते हैं कि जल्दी आओ पाकिस्तान, तो कहीं घूमने चलते हैं, बाकू चलेंगे, उज़्बेकिस्तान चलेंगे, थाईलैंड चलेंगे, मरी चलेंगे, दुबई चलेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं कहता हूँ पैसे नहीं हैं। वो कहता पैसों की फ़िक्र नहीं कर बेटा, तू जो बड़ा कंजूस है, तेरे पास बड़ा माल है। मैं कहता हूँ नहीं है। कहता नहीं, तुम तो जब से कॉलेज में आए थे 1977 से, उस वक्त से यही रोना जो है रो रहे हो। फिर वो मुझे फंसाने के लिए ये कहते हैं, हालांकि मैं भी घूमना चाहता हूँ कि अच्छा तेरे से पैसे कौन मांग रहा है, और तू जो है जितना तेरा दिल करे हर महीने देते रहना, कटाते रहना। तुझे पेंशन जो बैंक में आती है तो तू बता दे, या चलो बाद में दे देना जब भी देने हो। तू नहीं देना तो मनोज से ले लूँगा, भाभी से ले लूँगा, वो नहीं देंगे तो मोहित से ले लूँगा या लियान से ले लूँगा। तो ये है शेख साहब की बातें और हमारी बातें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं यहाँ TD बैंक जो है हमारा है, जिसका नाम जो है वो ट्रस्ट है, D से पता नहीं क्या बनता है, भूल गया मैं अभी। TD बैंक ये यहाँ का काफ़ी बड़ा बैंक है, और भी बड़े बड़े बैंक है, RBC बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, एक CIBC है, कैनेडियन रॉयल कमर्शियल बैंक है शायद, इसी तरह एक जो है BMO है, वो मॉन्ट्रियल का बैंक है। तो मैं बैंक पे आ गया हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, लव यू ऑल।